नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ होता है। इस आर्थिक मंदी के दौर के अंदर हमें 1929 से लेकर 31 तक हमें पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी देखने को मिलती है। यूरोपीय देशों में फ्रांस और रशिया के अंदर इसका किसी प्रकार का असर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम इस काल के अंदर देखेंगे कि आर्थिक मंदी उस व्यवस्था पे कुठाराघात था जो अब तक चली आ रही थी। पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उपनिवेश का शोषण करते थे और वह उस लाभ को अपने श्रमिक वर्ग के अंदर किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट यानी वर्गीकरण बंटवारा नहीं करते थे। इसकी वजह से जो श्रमिक वर्ग है उसकी क्रय शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो सामान की खरीदने की उनकी स्थिति नहीं रहती। इस वजह से कृषि उत्पादों की, औद्योगिक उत्पादों की अधिकता देखने को मिलती है, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। इस वजह से ये आर्थिक मंदी की चपेट के अंदर आ जाते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति हूवर इस मंदी को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। उसके बाद उनकी सरकार के बाद में रिपब्लिक पार्टी के बाद में आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आते हैं, जो आर्थिक मंदी के अंदर न्यू डील के नाम से अपनी योजना प्रतिपादित करते हैं। इस योजना के अंदर आपको दिखाई देता है कि किस प्रकार उन्होंने विश्व आर्थिक मंदी को दूर करने का प्रयास करते हैं। वो आपके औद्योगिक क्षेत्र में भी थी, सामाजिक क्षेत्र में भी, उसके बाद आपके टेंसी घाटी परियोजना, इसके माध्यम से वो पूरे विश्व के अंदर से आर्थिक मंदी का प्रभाव कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक, इस आर्थिक मंदी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पूरे विश्व का जो स्वर्ण है वो एक दो देशों के अंदर केंद्रित हो जाता है, फ्रांस और अमेरिका के अंदर, जिससे स्वर्ण प्रतिमान के आधार पर नोट को जारी करने की पद्धति प्रभावित होती है। 1931 में स्वर्ण प्रतिमान का मान ख़त्म करने वाला देश आपका ब्रिटेन होता है। स्वर्ण प्रतिमान आज भी हमारे देखने को मिलता है, जैसे हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण प्रतिमान के आधार पर नोटों का निर्गमन करती है। जितना उनके पास सोना है उसी आधार पर वो नोट का छापती है। यदि उससे ज़्यादा छाप देगी तो हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। ठीक, अब आपको आर्थिक मंदी के कारकों के अंदर मैंने बोला कि जो अब तक की व्यवस्था आ रही थी, जो मध्यम वर्ग अधिक से अधिक व्यापार में, पूंजीपति वर्ग जो अधिक से अधिक लाभ कमाता था, उस लाभ को आपके मज़दूरों में नहीं बांटता था, जिसकी वजह से उनकी क्रय शक्ति कमज़ोर होती, उनकी औद्योगिक प्रवृत्ति की नीति प्रभावित होती है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे ये घटना आपके गुरुवार की थी, इसलिए इसे ब्लैक थर्सडे कहते हैं। 1929 में विश्व व्यापार मंदी देखी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे व्यापार का असंतुलन, यानी जो कच्चे माल के उत्पादक उपनिवेश थे और जो औद्योगिक देश जहाँ पे एक माल तैयार होता था, इन दोनों के बीच के अंदर जो व्यापार असंतुलन की स्थिति है, इसके कारण ये जनित मानी जाती है। अमेरिका यूरोप के बीच में व्यापार असंतुलन, प्रथम विश्व के अंदर अधिक से अधिक हथियारों के निर्माण की होड़ मची। अब सब पश्चिम के जितने भी ये देश हैं, पश्चिम के जो यूरोपीय देश, वो अपने व्यापार वाणिज्य को इतना विकसित नहीं कर पाए। सब के सब आपके अमेरिका पे डिपेंड हो गए, जिसके वजह से उससे अधिक इन्होंने हथियार और संसाधन खरीदे, जिसकी वजह से उस
जो व्यापार संतुलन था वो गड़बड़ा गया और ये व्यापार असंतुलन की स्थिति हो गई। उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका की पूंजी पर ही यूरोपीय व्यापार वाणिज्य विकसित था। यानी अमेरिका की यदि अर्थव्यवस्था डालमडोल होती है तो यूरोप की अर्थव्यवस्था भी डालमडोल होती दिखाई देती है। ठीक है, इसका कारण आपको देखने को मिलेगा अमेरिका अर्थव्यवस्था अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उस पर आपकी यूरोपीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी, जिसकी वजह से अमेरिका में जब ये आर्थिक मंदी आती तो इससे पूरा का पूरा यूरोप प्रभावित होता है। उसके बाद आप देखेंगे अमेरिका ने अपनी पूंजी को जिस प्रकार से अमेरिकी पूंजी पर निर्भर था यूरोपीय अर्थव्यवस्था, जब इसने जैसे ही खींचा तो यह आर्थिक मंदी के रूप में हमें परिणित होती दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में पूंजीपतियों का निवेश। अमेरिकी शेयर बाजार में पूंजीपतियों का निवेश जिससे सट्टेबाजी को आपके प्रोत्साहन मिलता है, व्यापार का जो असंतुलन होता है वो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हमारे कारक थे जिसको आपको देखना है। व्यापार असंतुलन यानी व्यापार जो अब तक चला आ रहा था कि उपनिवेश से अधिक कच्चे माल की उपलब्धि और उससे औद्योगिक उत्पाद यूरोपीय देशों में तैयार, उसके बाद वापस वहाँ पे खपाने के लिए, लेकिन उनकी क्रय शक्ति, उनके पास धन नहीं तो क्रय शक्ति नहीं, तो इस वजह से ये आर्थिक मंदी देखने को मिलती है। यूरोप और यूएस के बीच में व्यापार असंतुलन, मैंने बताया प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अधिकतर देश युद्धोत्तर प्रक्रिया में संलग्न थे, जो इसके कारण संसाधनों की कमी की आपूर्ति आपके अमेरिका से हो रही थी। उसके बाद में यह व्यापार असंतुलन की स्थिति हुई, अमेरिका के पक्ष में सारा का सारा व्यापार चला गया। उसके बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी पूंजीवाद पर निर्भर, अचानक अमेरिका ने अपनी पूंजी खींची तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्या हो गई, अर्थव्यवस्था ढह गई। ठीक है, अब यहाँ पे व्यापार चक्र का प्रभाव आपको बता दिया, पक्ष में नहीं विपक्ष में। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न बचत, विनियोग और कृषि उत्पाद आती, यानी बचत में, विनियोग के अंदर, इन्वेस्टमेंट में, इस पे ही ज़्यादा ध्यान था बजाय किसी श्रमिक की आय बढ़ाने का, यानी लाभांश को आपके वर्गीकृत करने का। इस वजह से क्रय शक्ति कमज़ोर और कर्म शक्ति कमज़ोर की वजह से आर्थिक मंदी का दौर हमें देखने को मिलता है। सोने की विषम विभाजन, मैंने बताया फ्रांस और अमेरिका के पास ही पूरे विश्व का 90% सोना इकट्ठा हो जाता है इस समय। ठीक है, संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति और यंत्र चलित बेरोजगारी। यंत्र चलित यानी अब जहाँ 10 आदमियों का काम एक मशीन करने लगी तो बेरोजगारी अब की बार आपको यंत्र जनित बेरोजगारी देखने को मिलती है। ये आर्थिक मंदी के मेन कारण थे। ठीक है, अब इनके उपाय क्या किए गए। 1932 में लाओसेन सम्मेलन होता है, जिसके अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर पराजित देश थे उनकी क्षतिपूर्ति राशि तय करने का काम किया जाता है। इसके तहत आपके लाओसेन सम्मेलन के अंदर यंग जो योजना होती है, यंग योजना क्या थी, जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो जर्मनी से हर्जाने की राशि उसके एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक के अंदर जमा करवाने के लिए कहा गया। उस बैंक के अंदर जब वो जमा करवाता था तो उस पर ब्याज, उसको वो राशि किसके पास जमा हो जाती थी, इंटरनेशनल बैंक के थ्रू इनके पास मिल जाती थी जो विजेता राष्ट्र थे। तब जब इनको प्राप्त हो जाती बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास ये राशि जमा करवानी होती थी। इस राशि को जमा करने के बाद इसका उपयोग करते तो यंग समाप्त कर दी जाती है और एक राशि तय कर दी जाती है, $75 करोड़ की राशि आप पे हर्जाने के रूप में किस पे, जर्मनी पे लाद दी जाती है। ठीक है, उसके बाद लंदन में सम्मेलन होता है। लंदन में सम्मेलन का उद्देश्य आपके लोजान सम्मेलन का जो प्रस्ताव था, लाओसेन सम्मेलन के प्रस्ताव पे क्या करनी थी, स्वीकार करना था। राष्ट्र संघ
में राष्ट्रसंघ 1933 के अंदर ये सम्मेलन राष्ट्रसंघ के सहयोग से होता है, जिसमें 64 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सर्वप्रथम मुद्रा स्थिरता लाने के संबंध में विचार हुआ। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जो संरक्षणवादी नीति थी, यानी अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात, तो इस बात को संरक्षणवादी नीति को त्याग दिया गया। लंदन सम्मेलन में कौन लेके आया था? राष्ट्रसंघ के निर्देश में हुई थी। 63 इसमें भाग लेते हैं और ये यहाँ पे आपके लंदन में आयोजित होती है। इसका निजी तौर पे खर्च में कटौती, कई देशों ने इस आर्थिक मंदी में निजी तौर पे खर्च में कटौती की। बजट के अंदर आपके राजस्व घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास किया, उसका विपरीत प्रभाव पड़ा और बुरी स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, क्योंकि हमेशा आर्थिक मंदी के अंदर सरकारें अपनी तरफ से अधिक खर्च करती है, जिससे जो काम में संलग्न व्यक्ति होते हैं, चाहे श्रमिक वर्ग हो चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, उनको आय की प्राप्ति होती है, जिससे बाज़ार के अंदर रोटेशन घूमता है धन का। ठीक है, यानी उससे आपके उत्पाद को खरीदने की क्या क्षमता बढ़ती है। तो ये स्थिति यहाँ पे इन्होंने गंभीर कर दी। ठीक है, जर्मन में नाजीवाद सरकार को फ़ायदा हो गया। अब जब जर्मनी के अंदर जो सरकार वर्साय संधि के तहत बनी थी, वाइमर सरकार, उस वाइमर सरकार की स्थिति भयावह हो गई। अब वाइमर सरकार के काल की स्थिति भयावह कैसे हुई? आपके जर्मनी के दो बैंक, जर्मनी का जर्मन बैंक डेमोस्ट्रेटर्स und नेशनल बैंक और ऑस्ट्रिया का बैंक क्रेडिट अस्टॉल्ट, ये बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। अब जब ये दिवालिया घोषित हो जाते हैं, उसके बाद हूवर ने यंग योजना के तहत जो पैसा जमा होता था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में जर्मनी का, उसको कहा कि अब आप ये पैसा जो युद्ध हर्जाने के रूप में क्षतिपूर्ति के रूप में हमें प्राप्त होता है, वो हमें किस्त के रूप में ना देके आप इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करो? जर्मनी में करो। तो जर्मनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ये बैंक करता है। अब इससे क्या होता है, जब स्थिति भयावह हो जाती है वाइमर साम्राज्य की, तब इसका फ़ायदा नाजीवादी हिटलर उठाता है। हिटलर वहाँ पे नाजीवादी कार्यक्रम के तहत आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करता है, जिसके तहत लाखों की संख्या में बेरोजगारों को रोज़गार की उपलब्धता होती है, जिससे आपके रोज़गार मिलते हैं। रोज़गार से क्रय शक्ति बढ़ती, क्रय शक्ति से आर्थिक मंदी से ये उबरने में सहायक होती है। इसी के साथ हिटलर इसका फ़ायदा उठाते हुए सैन्यकरण करता है, जिसमें सैनिकों की भर्ती की जाती है, जिससे बेरोजगारी में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके जर्मनी का फ़ायदा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इससे पहले हूवर थे 1931 में राष्ट्रपति। इन्होंने कई योजनाएं चलाई आर्थिक मंदी को दूर करने के, लेकिन इनके प्रयास विफल हुए। हूवर ने आपके संकट को दूर करने के लिए जुलाई 1931 से जुलाई 1932 तक अंतर्राष्ट्रीय देनदारी स्थगित कर दी। जर्मनी को 1 साल तक हर्जाने की राशि तथा वार्षिक किस्त का जो अंश यंग योजना के अनुसार जर्मनी के लिए अनिवार्य रूप से प्रदान करना था, इसे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा जर्मनी में ही लगाने की योजना बनाई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। इसके बाद इनकी सरकार चुनाव होते हैं, चुनाव में ये हारते हैं। हारने के बाद ये रिपब्लिक पार्टी के उसके बाद में आपके रिपब्लिक पार्टी के होते हैं। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी आती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कौन होते हैं? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये राष्ट्रपति के रूप में आपके पद पर आसीन होते हैं। फिर ये नई पॉलिसी लाते हैं, न्यू डील पॉलिसी, जिसका उद्देश्य पुनरुत्थान, सुधार और संतुलन, यानी आर्थिक मंदी दूर करने के लिए ये न्यू डील पॉलिसी लाते हैं, जिसमें 100 दिन की ये पॉलिसी प्रतिपादित करते हैं, जो 9 मार्च से 15 जून 1933 तक चलती है। 9 मार्च से 15 जून 1933 तक इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जिसके बारे में ये बताते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड।
लुकिंग फॉरवर्ड के अंदर ये इस न्यू डील नीति के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, औद्योगिक नीति के तहत इन्होंने 1935 के वैगनर अधिनियम के तहत इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। इस राष्ट्रीय परिषद का काम क्या था, श्रम संबंधी कार्य प्रतिपादित करना। राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1935 के अंदर, जिसमें वैगनर एक्ट के तहत, जिसका श्रम संबंधी जितनी भी आपके कार्य हैं वो प्रतिपादित करने के लिए। ठीक, 1938 के अंदर ये एक अधिनियम लेके आते हैं, फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट। इसके तहत श्रमिकों के कार्य की वेतन और उनके समय, कार्य के घंटे दोनों निर्धारित कर दिए जाते हैं। 40 पैसे प्रति घंटा आपको क्या मिलेगा, आपको वेतन मिलेगा, और 40 घंटे आपको प्रति सप्ताह क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। इस प्रकार की नीति। कृषि के क्षेत्र में इन्होंने किसानों को क्रय शक्ति बढ़ाने हेतु 1933 में एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट कार्यक्रम यानी कृषि समायोजन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, जिससे कृषकों की क्रय शक्ति बढ़े, उनको अधिक से अधिक पैसा मिले, जिसके कारण वो सामान उत्पाद का क्या करें, क्रय करें। इमरजेंसी फॉर्म मोर्टेगेज एक्ट 1933 में, जिसमें ऋणग्रस्तता दूर करने का प्रयास किया गया, जो ऋण था उनको दूर करने का प्रयास किया गया। होम ओनर्स एक्ट, इसमें ऋण देने की, जिनके इस मकान गिरवी थे उनको अतिरिक्त ऋण देने का प्रयास किया गया होम ओनर्स एक्ट के तहत। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में इनके सुधार ये होते हैं कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया जाता है कि व्यक्ति की सुरक्षा की हम गारंटी लेते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ फंड गठित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं बेरोजगारों को आपके सार्वजनिक कार्यों के अंदर, आपके चिकित्सा, आपकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन देता है। ठीक है, आवास की सुविधा मिलती है और जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक इसमें आता है आवास, यानी नवीन आवास का निर्माण कार्य, जिसकी वजह से श्रम शक्ति की वजह से एक तरह से इकोनॉमी क्या हो, सर्कुलेट हो, यानी आपकी अर्थव्यवस्था संचालित हो, जिससे क्रय शक्ति बढ़े श्रमिकों की, और जिससे आपके औद्योगिक उत्पाद वापस आपके कार्यशील हों। ठीक है, टेंसी घाटी परियोजना ये बहुत फेमस इसकी थी, जिसके तहत आपको देखने को मिलेंगे, ये इसका उद्देश्य था कि नदियों का उपयोग करके नदी के समीप क्षेत्रों का विकास और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाए। यानी जहाँ नदी बहती है टेंसी घाटी के अंदर, उस नदी के अंदर आपके वहाँ के क्षेत्र का विकास करना, विद्युत परियोजनाएं विकसित करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, वृक्षारोपण करना। इसके अंदर 7 राज्य शामिल थे, 20 लाख की आबादी यहाँ पे निवास करती थी। इसमें आप देखेंगे 1940 के अंदर ये परियोजना पूर्ण होती है, जिसमें 7 बांधों का निर्माण, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, जिसमें जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इसका उद्देश्य पूर्ण होता है जल विद्युत उत्पादन, उसके बाद बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव को रोकना, वृक्षारोपण। ठीक है, ये आपके फ्रैंकलिन की डी रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी थी, जो आपको देखने को मिलेगी 1933 के अंदर। 100 दिन आपके मैंने बताया, 100 दिन 9 मार्च 15 जून से 1933 बुक लुकिंग फॉरवर्ड में। अब यहाँ पे एक विवादित प्रश्न होता है कि ये जो आर्थिक मंदी थी ये 2 देशों में ही नहीं आई, रूस और फ्रांस में। तो रूस के विद्वान टाटर्स्की और आपके बुखारिन, इन्होंने बोला ये कोई आर्थिक मंदी नहीं है। इन्होंने इस पर विवादित प्रश्न उठाया, क्योंकि यदि ये आर्थिक मंदी होती तो रूस के अंदर भी देखने को मिलती, इसलिए। लेकिन इस पर एक अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉर्ज मैनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक लिखी 1936 में, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके अंदर इन्होंने आर्थिक मंदी के कारणों पे विवेचना की है और इस पे ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ब्रिटेन ने 1931 में अपने स्वर्ण प्रतिमान को परित्याग करा, कि जो सोने इकट्ठे करने की प्रवृत्ति थी, जिससे वो अपना
निर्यात अधिक करता था, आयात कम करता था, उसको इसने त्यागने के बाद बेरोजगारी इस टाइम 35 लाख के करीब बेरोजगार थे 1931 के अंदर। तब इन्होंने उसको दूर करने के लिए बेरोजगारों को एक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयास किया, जिसके अंदर जिसे हम बोलते हैं डॉल बोलते हैं उस बेरोजगारी भत्ते को, ठीक है। लेकिन इससे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलता। आपने जर्मनी में नाजीवाद का उदय के लिए ये बहुत अच्छी पृष्ठभूमि हुई। ब्रिटेन के अंदर आपने देख ही लिया। फ्रांस, अब आपके रूस के अंदर और फ्रांस के अंदर इसका कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे अब ये बात तय हो गई कि पूंजीपति वर्ग जो लाभ के लिए निवेश करता है, उस निवेश से जो लाभ प्राप्त होता है उसका वर्गीकरण वो श्रमिकों में नहीं करता। इसके कारण इनकी क्रय शक्ति घट जाती है और जो उत्पाद आपका चाहे कृषि का उत्पाद हो, ये सब के सब पड़े रह जाते हैं, यानी मांग ही नहीं रहेगी तो किस प्रकार की आप आपूर्ति करोगे, ठीक है। ये आर्थिक मंदी का एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके मेंशन है। नमस्कार।